Hello, my name is Snehal Shrivastava and today I am going to give a lecture on Class 9 Civics Chapter 1, What is Democracy and Why Democracy? This lecture will be based in Hindi and English both the languages. So let's start the chapter. So इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और व्हाट इज डेमोक्रेसी, किस तरह से डेमोक्रेसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एंड किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी अदर गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी को. So, democracy is a form of government in which the ruler is elected by the people and for the people. ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर जो रहेगा उसको इलेक्ट करने वाला भी पीपल रहेगा और वो जिसके लिए काम करेगा वो भी पीपल्स ही रहेंगे. मतलब ओवरऑल जहाँ पे लोगों का, सिटीजन्स का वेलफेयर देखा जाए, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे और ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री. But there are many confusions arises when we talk about a democratic country. जब भी हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करते हैं तो बहुत ढेर सारे confusions आ जाते हैं वहाँ पे. Just like क्या हर कंट्री जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं क्या वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी? नहीं. तो इन सब चीज़ों में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, इसके लिए आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ. Like there is first the example of Pakistan in which 1999 में पाकिस्तान में वहाँ का जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने मिलिट्री कूप किया और मिलिट्री कूप करके वहाँ की डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको रिमूव कर दिया. जस्ट लाइक वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे उनको वहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद खुद को वहाँ का एग्जीक्यूटिव चीफ पोस्ट दे दिया. एग्जीक्यूटिव चीफ बताने के बाद उसने 2002 में 3 साल बाद वहाँ पे खुद की पोस्ट को चेंज करके प्रेसिडेंट बता दिया और प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने एक रेफरेंडम रखा लोगों के लिए कि लोगों को ये राइट दिया लोगों की ओपिनियन जानने के लिए कि एक्चुअली लोग क्या चाहते हैं. तो उस रेफरेंडम में ये निकला कि लोग ये चाहते हैं, रेफरेंडम में ये प्रूव हुआ कि उसको अपना रूल 5 ईयर्स तक और एक्सटेंड करना चाहिए. बट जब ह्यूमन राइट्स वाले और नेशनल डेमोक्रेटिक राइट्स वालों ने इस पे इंक्वायरी करी तो ये पता चला कि ये एक बैड प्रैक्टिसेस और फ्रॉड तरीके से ये रेफरेंडम करवाया गया और ऐसा कोई लोगों की ओपिनियन नहीं थी वहाँ पे. सो इसके बाद ये पता चलता है कि यहाँ पे इसने चीटिंग करी. वहाँ के जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ या जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस टाइम वहाँ पे चीटिंग करी. वो कोई फेयर तरीके से रेफरेंडम नहीं रखे थे और लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं किया उन्होंने. इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स भी करे. उस अमेंडमेंट्स में ये बताया कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो जितनी भी असेंबलीज होने वाली है फर्दर इन द फ्यूचर, चाहे वो नेशनल असेंबलीज हो चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हो, उन दोनों असेंबलीज को वो रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मना कर सकता है और वो अपना रूल कंटिन्यू करता रह सकता है. फिर इसके बाद वहाँ के जो सिटीजन्स के लिए सिविलियन कैबिनेट बना था वो उसे भी हेड करने वाले थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. मतलब कि वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही सिविलियन कैबिनेट को हेड करती थी. मतलब जैसा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बोलेगी वैसा सिविलियन कैबिनेट को करना पड़ेगा. और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करने वाला कौन था? वहाँ के मिलिट्री ऑफिशियल्स. और मिलिट्री ऑफिशियल्स में वहाँ का जनरल ऑलरेडी वहाँ पे रूलर बन के बैठा हुआ था. तो इससे जितनी भी पावर्स रहती हैं सारी मिलिट्री के पास रहती है. वहाँ के जो रूलर रहते हैं उनके पास रहते हैं, जो कि अभी 2002 में उस टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं. इसके बाद वो इलेक्शंस करवाते हैं एंड इन दैट इलेक्शंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स. उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं. वहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे पावर्स गिवन होती हैं उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को. बट फाइनल पावर किसके पास रहती है? वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट रहता है उसी के पास रहती है. सो इस एग्जाम्पल से, इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई वो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती. वो एज अ डिक्टेटरशिप कहलाई जाएगी जहाँ पे पावर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ना हो करके किसी और के पास हो जो गलत तरीके से बिना लोगों से इलेक्ट हुए यहाँ पे आया हो. तो
इसे हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं होती जहां हमेशा इलेक्शंस हो, जरूरी नहीं कि इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक ही हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में सबसे पहली बारी आती है चाइना की। इन चाइना हर 5 ईयर्स पे इलेक्शंस होते हैं, 5 ईयर्स पे इलेक्शंस होते हैं और वहां के नेशनल पीपल्स कांग्रेस को इलेक्ट किया जाता है। मतलब कि वहां के पार्लियामेंट के मेंबर्स को नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नाम दिया गया और इलेक्ट किया जाता है। उस इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, उन इलेक्टेड मेंबर्स के पास ये पावर रहती है कि वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकें। मतलब उन्हीं के पास ये पावर गिवन रहती है कि वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। इसमें नियरली 3000 पीपल रहते हैं ऑल ओवर द चाइना और कुछ मेंबर्स आर्मी के भी रहते हैं। इसके बाद वहां पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें एक पार्टी की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। वहां की जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी होती है उनसे उन्हें वेरीफाई करवाना, मतलब कि एक तरह से अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि कैन आई कंटेस्ट इन द इलेक्शंस, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। 2002 से 2003 तक ऐसा ही चलता आया चाइना में कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे या फिर उसकी जो 8 ब्रांचेस है उनके जितने मेंबर्स हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इलेक्ट किया गया, उसके अलावा और किसी को इलेक्ट किया नहीं गया। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो किसी और पार्टी को राइट मिल ही नहीं रहा था कि वो भी सामने आए और अपने तरीके से वहां पे लोगों की हेल्प कर सके। लोगों को डिफरेंट वे में, सबके अलग अलग वेज होते हैं, तो एक ही पार्टी अगर रूल करती रहेगी तो वहां पे कंपटीशन तो खत्म हो जाता है। तो कंपटीशन खत्म हो गया तो जो पावर में है वो अपने मन का काम कर रहा है। So from this example you can easily understand that this is also not a type of democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो भी नहीं है जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज जीत रही हैं, बट यहाँ पे एक तरह का सिस्टम बना दिया गया कि एक ही पार्टी से आदमी जीतेगा। एक ही पार्टी से कोई जीत रहा है तो वो एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक, इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कहा जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक और एग्जांपल आता है हमारे सामने मेक्सिको का। मेक्सिको में 1930 से इंडिपेंडेंस आ चुकी थी एंड इंडिपेंडेंस के बाद 2000 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आ रही थी। जस्ट लाइक चाइना, जैसे चाइना में नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर सेलेक्ट हो रहे थे बार बार फॉर द प्रेसिडेंट रैंक, उसी तरह से मेक्सिको में भी 2000 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, इलेक्ट किया जा रहा था। PRI पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी ने हर बार जो है गलत तरीके से इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करवाए, क्योंकि वही रूल में रहती थी तो वो उसके पास सारे राइट्स होते थे और उस राइट्स के हेल्प से वो एट द एंड टाइम में पोलिंग बूथ्स की सिचुएशन चेंज कर देना और फिर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के जो टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, उन सबको फोर्स करना कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करे और अपनी मीटिंग्स भी जबरदस्ती अटेंड करवाना उन लोगों से। तो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उन लोगों के पास पैसे भी बहुत रहते थे अपनी कैंपेनिंग में खर्चा करवाने के लिए। दैट्स व्हाई दे वॉन एवरी टाइम एंड फ्रॉम दिस examples you can easily understand that every government which held elections is not a democratic type of government. So let's move to the next example. In this we will discuss about one person one vote one value, जहाँ पे हम लोग ये पढ़ें कि एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और उस एक वोट की वन वैल्यू ही होनी चाहिए। Like in Saudi Arabia till 2015 the women do not have right to vote. सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन्स के पास वोट करने के भी राइट्स नहीं थे। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्शियलिटी और इससे सही गवर्नमेंट का चुनाव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के फेवर में सोचेगी, क्योंकि उनको वोट सिर्फ मेन से चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद एस्टोनिया पे आते हैं ना। एस्टोनिया में सबके पास वोट करने के राइट थे, बट मेनली माइनॉरिटी रशियंस जो थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो ये भी एक तरह का गलत तरीका है गवर्नमेंट इलेक्ट करने का। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में, फिजी।
फीजी में फीजियंस को तो राइट थे वोट करने के, बट जो इंडियन फीजियंस थे उनके पास वोटिंग राइट्स लेस थे। इट डज मीन कि जो फीजियंस थे उनके एक वोट की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी, और जो इंडियन फीजियंस हुआ करते थे उनके एक वोट की वैल्यू कम हुआ करती थी। तो इससे भी वहाँ के जो गवर्नमेंट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ फीजियंस के फेवर में सोचेगी एज कम्पेयर टू इंडियन फीजियंस। तो यहाँ पे पूरी सिटीजन्स का वेलफेयर नहीं हो सकता। इसके बाद एक एग्जाम्पल आता है, उस एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे कि रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड रूल्स। तो इसमें हम लोग ये बात करने एग्जाम्पल लेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में वाइट माइनॉरिटी रूल चल रहा था। वाइट माइनॉरिटी रूल से उन लोगों ने 1980 में इंडिपेंडेंस पाई, और उससे इंडिपेंडेंस पाने में एक पर्टिकुलर पार्टी ने उनकी बहुत हेल्प करी जिम्बाब्वे की। उसका नाम था ZANU-PF। तो इस पार्टी के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगेब, वो बहुत ही फेमस हो चुके थे। और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने उस पूरी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिला रखी थी। तो उससे वहाँ के जो सिटीजन्स थे, पब्लिक थी, वो बहुत खुश थी। तो ऑब्वियसली उन्हीं को वहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्ट करना चाहिए था, तो वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। बट उसके बाद से लगातार वहाँ पे जितने भी इलेक्शंस होते आ रहे हैं, वहाँ पे हर बार वही पार्टी जीत रही है। और उन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया, अपने हिसाब से रूल्स बनाए, अपोजिशन पार्टीज को भी रोक दिया अपने मीटिंग्स करने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। जो भी वहाँ पे उनके अगेंस्ट बोलता था, उनके पार्टी के या फिर उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता था, उन सबको वो हैरेस करते थे या फिर उनको परेशान किया जाता था और कैप्चर कर लेते थे, जेल में डाल देते थे। एंड बहुत ढेर सारी ट्रिक्स हैं जिससे लोगों को रोका जा सकता है उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने से। तो वो सारी ट्रिक्स यूज करते थे जिससे कि उनकी पार्टी का नाम बचा रहे। और अपोजिशन पार्टीज को भी कोई राइट नहीं था वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी कि कोई भी खुल करके उनके अगेंस्ट बोल दे। और वहाँ के जजेस को भी ये राइट था, बट वो बोलने नहीं देते थे। उसके बाद अगर ऐसा कोई भी डिसीजन होता था तो उसके बाद उनको फोर्स किया जाता था कि आप जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन ना लें। सो दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट्स। अगर आप कुछ अलग नजरिए से देखते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर बार एक ही पार्टी का जीतना और लोगों को हैरेस करना। अगर किसी लीडर की वजह से वहाँ की जनता को, वहाँ के सिटीजन्स को हैरेस होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, और अपने राइट्स नहीं, वो फ्रीडम नहीं है राइट्स की, एंजॉय नहीं कर पा रहे अपने राइट्स को, वहाँ पे फ्रीली बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई? अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, लोगों को किए हुए वादे भूल जाना, एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स व्हिच ही हैड डन इन जिम्बाब्वे। सो इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस सब से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए। तो मैं एक बार आपको एग्जाम्पल्स रिवाइज करवा देता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम्पल्स याद रहें और इन केस एग्जाम में आए तो आप आराम से लिख सकें। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया पाकिस्तान का। 1999 में परवेज मुशर्रफ वहाँ पे मिलिट्री कूप कर देते हैं और वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, और अमेंड करने के बाद वहाँ पे ये रूल ला देते हैं कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार असेंबलीज को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है हम लोग का चाइना का। चाइना में बार बार इलेक्शंस होते हैं बट एक ही पर्टिकुलर पार्टी बार बार जीतती है, तो ये भी एक कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं हुई। मेक्सिको के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि वहां पे भी एक पर्टिकुलर पार्टी जीतती आ रही थी, PRI पार्टी, और उसने अनफेयर तरीके से इलेक्शंस भी करवा रखे थे, तो वो बार बार जीत रही थी। तो इट इज ऑल्सो अ नॉन डेमोक्रेटिक तरीका। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी और जिम्बाब्वे। तो इन सब चीज़ों का कंक्लूजन निकाल के हम लोग को समझ में आता है कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे इन सब से ये हम लोग समराइज कर सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर रहे उसके पास सारी पावर्स रहे, बट वो रूलर वहाँ के सिटीजन सेलेक्ट करें, ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सारे सिटीजन्स के पास इक्वल राइट रहे,
सारे सिटीजन्स को इक्वल वोट मिले और सारे वोट्स की वैल्यू इक्वल रहे, तब जाके वो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। आफ्टर दैट एक और हम पॉइंट आता है हम लोगों के सामने कि जो भी गवर्नमेंट आए उसको पर्टिकुलर बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसको वो अमेंड ना कर सके। गवर्नमेंट के लिए भी पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए, नहीं तो वो उस रूल्स को अमेंड करके वहां पे डेमोक्रेसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डिक्टेटरशिप में। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है हमारे, एक और पॉइंट आता है हमारे सामने। उस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको रिस्पेक्ट करने चाहिए लोगों के राइट्स, और इन केस वहां